यहाँ पे एमपी बोर्ड क्लास 10th मैथ्स। जी हाँ, बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के जो एग्ज़ाम है आपका मैथ का, वो कब होने वाला है? 22/2/2022 को होने वाला है। ठीक है, तो अब बिल्कुल एक दिन बचा है। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पे ओटी के क्वेश्चन। जी हाँ, चैप्टर नंबर 2 से लेके 6 तक के जो मैं आपको ओटी के क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिससे आपके कितने नंबर पक्के हो जाएंगे? 11 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप मैथ्स के साथ साथ सोशल साइंस और भी आगे तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा कौन सा है? सबसे पहला चैप्टर है हमारा 2 चैप्टर जिसका नाम है बहुपद, इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रैखिक बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 1, उसे क्या कहते हैं? उसे ही रैखिक बहुपद कहते हैं। समझ में आ गया रैखिक बहुपद क्या हो? ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। ओटी में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करेगा, वो पूछ लेगा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा ax प्लस बी। ठीक है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस बी। सेकेंड आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है? आपका सेकंड क्वेश्चन होता है रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद, देखो रैखिक बहुपद किसे बोलते हैं? एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद की घात भी कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, याद रखना आपको। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन आता है रैखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो आपको उत्तर याद रखना है 1। ठीक है, तो रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 1। ठीक है, तो उसका व्यापक रूप तो आपको याद रखना है, रैखिक बहुपद की घात भी 1 होगी और शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी? 1। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या है? यहाँ पे रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, तो आपको आंसर याद रखना है रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा? सीधा प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया और साथ में आप लिख लेना। ठीक है, यहीं से ओटी पूछी जाती है। उसके बाद नहीं तो ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? द्विघात बहुपद क्या है? अब द्विघात मतलब क्या है? 2 घात। ठीक है, तो क्या है? 2 घात के बहुपद को क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं। तो हमारा उत्तर क्या है यहाँ पे? हमारा उत्तर है ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 2, उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो इसका व्यापक रूप क्या होगा द्विघात बहुपद का? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होगा क्या? याद रखना ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, और बहुपद की घात कितनी होगी? आपको पता है द्विघात बहुपद में कितनी घात होती है? 2, तो बहुपद की घात कितनी होगी? 2। ठीक है, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। और ग्राफ कैसा प्राप्त होगा? वक्र के रूप में। ठीक है, तो सभी को नोट भी करते जाओ। ठीक है, जो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि हम आपको ज़्यादा समझा पाए। अब इसके बाद आता है त्रिघात बहुपद। कौन सा है? त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद क्या होता है ये समझ लेते हैं। ठीक है, त्रिघात बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 3। देखो त्रिघात मतलब 3, द्विघात मतलब 2। ठीक है, अब यहाँ पे है द्विघात, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है? तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, आपको याद रखना है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है? तो त्रिघात बहुपद की घात होती है 3। त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है? 3। ठीक है, शून्यकों की संख्या कितनी होती है? शून्यकों की संख्या होती है 3। ठीक है, और जो ग्राफ प्राप्त होता है वो कैसा होता है? वो होता है वक्र के रूप में। समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है? अचर बहुपद की घात क्या होती है? अचर बहुपद की घात होती है 0। क्या होती है अचर बहुपद की घात? 0। याद रखना। देखो बच्चों, आपको ये इजी अभी ऐसा लग रहा होगा ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपसे अभी भी बोल रहा हूँ, फिर बाद में आप पछताओगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपको तो करके ही जाना है बिल्कुल। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा भी है तो भी आपको ये क्वेश्चन करके जाने हैं, क्योंकि ये आईएमपी क्वेश्चन है, इसी तरीके की ओटी एग्जाम के अंदर आती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपको ये पढ़ के जाना है, शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल, तो आपका आंसर क्या होगा? शून्यकों का योगफल क्या होता है? -b/a। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्य का गुणनफल होता है c/a। शून्यकों का योगफल होता है योग क्या होता है? -b/a। गुणनफल क्या होता है? c/a। कर लोगे? ठीक है, उसके बाद आपको क्या कर सकता है, ये शून्यक भी पूछ सकता है। ठीक है, जैसे बहुपद ax प्लस b का शून्यक क्या होगा? ax प्लस b का, तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। और ax प्लस b का शून्यक आपको याद रखना है। ठीक है, -b/a होता है। ठीक है, उसके बाद ये इन क्वेश्चंस को आप कर लेना। ये क्वेश्चन अधिकतर ठीक है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप 1 नंबर में ये ओटी वाले क्वेश्चन से तो आप इनको भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 देखिए, तो 2 के तो आपने नोट कर लियो। चैप्टर नंबर 3, ठीक है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण।
इसके क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जो तीन आपको दिए हैं, ठीक है, इन तीनों को समझ लीजिए। सबसे पहले ये तीन में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में, इस बात की बिल्कुल गारंटी है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, A1/A2 और बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इसका क्या होता है, तो आपको बताना है अद्वितीय हल होता है। जब ऐसी कंडीशन होगी तो क्या होगा, अद्वितीय हल। अगर वो रेखाओं के बारे में पूछेगा तो आपको बताना है रेखाएं क्या करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, और रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। और जब भी हल निकलता है अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, एक हल, और जब हल निकले तो आप समझना कि वो समीकरण कैसा होता है, संगत होता है। कैसा होता है वो, संगत, ठीक है। दूसरा यहाँ पे दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। तो अगर तीनों बराबर होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, तो हम उसे बोलते हैं अंततः अनेक हल। कौन सी कंडीशन होती है, अंततः अनेक हल की कंडीशन, और इसमें रेखाएं क्या करती हैं, रेखाएं इसमें समपाती होती हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, अनेक हल, यानी कि हल तो निकल रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए जब हल निकलता है तो कैसा होता है, संगत, ठीक है। तीसरा है हमारा यहाँ पे, तीसरा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कोई हल नहीं, ठीक है। क्या होगा, कोई हल नहीं। और रेखाएं कैसी होंगी, तो आपको याद रखना है रेखाएं क्या है, समांतर होंगी, ठीक है। और आपको पता है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं निकलेगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये असंगत होगा, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चंस तो आपको करने ही है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो एग्जाम में कौन सा पूछ सकते हैं, वो ये पूछ सकते हैं आपको कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो आपको उत्तर याद रखना है AX + BY + C बराबर 0, ठीक है, हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको बस एग्जाम के अंदर करने हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, क्योंकि दो इसमें दो ओटी हैं, ठीक है। एक ओटी तो आपकी पक्की वहाँ से आएगी ही, ठीक है। आपकी दूसरी ओटी किस तरीके से, इस तरीके से आ सकती है, जैसे x + y बराबर 4 हो और आपको x का मान दे रहे हैं और आपको किसका मान, y का मान पूछ लें, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे x का मान रख दोगे। हमने क्या किया, x + y बराबर 4 और x का मान कितना दिया है 2, तो हमने x की जगह 2 मान रख दिया, ठीक है, और इस तरीके से y का मान निकाल लिया, ठीक है। तो ऐसे ये दूसरा भी क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप एग्जाम में कर देना, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 4, सभी क्वेश्चंस को करते जाइए, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 कौन सा है, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण क्या होता है, तो द्विघात समीकरण का सबसे पहले आपको व्यापक रूप याद रखना है, ठीक है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो आपको याद रखना है AX² + BX + C बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है विविक्त कर का फॉर्मूला, ठीक है। विविक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद रखना है D बराबर B² - 4AC, ठीक है। विविक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है, D बराबर B² - 4AC, फॉर्मूला याद कर लेना, तो ये आपके काम में भी आएगा, शायद वो आपको विविक्त कर पूछ ले तो आप विविक्त कर भी निकाल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी है। पहली कंडीशन क्या है, यदि D > 0, D > 0 बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, B² - 4AC > 0, ठीक है। यानी डी का मान किस में हो, प्लस में हो। > 0 का मतलब क्या होता है, प्लस में कोई मान आता है, तो जब प्लस में आता है तो आपको याद रखना है मूल कैसे होंगे, मूल बराबर होंगे। जब प्लस में आएगा तो क्या होगा, मूल बराबर होंगे, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे यदि D < 0 यानी माइनस में, यानी कि B² - 4AC, ठीक है, क्योंकि B² - 4AC भी होगा तो भी आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें आपको याद रखना है मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल कैसे नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। और तीसरा, अगर D बराबर 0 आ जाए, क्या आ जाए, D बराबर 0, तो मूल कैसे होंगे, समान होंगे। याद रखना D बराबर 0 या फिर B² - 4AC, B² - 4AC बराबर क्या आ जाए, 0, तो मूल कैसे होंगे, समान और वास्तविक होंगे, ठीक है। कर लोगे ये सभी क्वेश्चन। देखिए ये सभी क्वेश्चन आपको करते जाना है, मैं अभी भी आपसे बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि बच्चे क्या है, पढ़ते नहीं हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये आएंगे नहीं, लेकिन मैं अभी बोल रहा हूँ आपसे ये सभी IMP क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है श्रीधराचार्य का हमको सूत्र याद करना है, ठीक है। तो ये हमारे सवाल सॉल्व करने के में भी आएगा, ठीक है। क्या होता है ये तो आपको पता ही है। उसके बाद आपको याद रखना है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है, -B/, ठीक है। और मूलों का गुणनफल होता है C/, ठीक है। याद कर लोगे मूलों का गुणनफल क्या होता है,
ठीक है, मूलों का योगफल -b/a और गुणनफल होता है c/a हो जाएंगे। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 4 के। चैप्टर नंबर 5 में आपको कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। देखो पूरे क्वेश्चन आए या ना आए, कुछ क्वेश्चन तो आएंगे, अभी तक आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 क्या है? एपी समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले आपको वही है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप तो आपको याद ही रखना है। क्या होता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप? a+d, a+2d, a+3d, ठीक है, याद रखना है। nवें पद का फॉर्मूला आपको याद रखना है, an बराबर a+n-d, ठीक है। और वो आपको इस तरीके से थोड़ा बहुत सवाल भी पूछ सकते हैं। आपको एक एपी देंगे, ठीक है, और आपको क्या पूछ लेंगे? इसका प्रथम पद बताओ। तो प्रथम पद क्या होता है? श्रेणी का सबसे पहला पद क्या होता है? प्रथम पद। तो इसका प्रथम पद कितना है? 2 है। सारमांतर क्या करते हैं? दूसरे में से पहले को घटा देते हैं, तो 4 में से 2 गया तो 2, ठीक है। तो प्रथम पद और सारमांतर भी पूछ लेते हैं, तो आप लोग कर लो ना। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर 6, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 क्या है? इसमें देखिए चैप्टर नंबर 6 में सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपको ये ओटी कर लेनी है। ये ओटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ। ये सभी ओटी जितने भी हैं, सभी व्रत कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, ये कर लेना। सभी वर्ग कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, ठीक है। सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। याद रखना, ये खाली स्थान में ओटी आ जाती हैं कभी कभी, तो आपको याद रखना है सभी व्रत सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है दो त्रिभुजों के, ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों के क्या होते हैं? तो आपको याद रखना है संगत कोण बराबर होते हैं और भुजाएं कैसी होती हैं? समान अनुपात में होती हैं। संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, और भुजाएं कैसी होती हैं? अनुपातिक होती हैं। तो आपको याद रखना है ये आपके शुरू के जो 3 जिसमें राइट निशान लगे हुए हैं, ये क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं हमारे थ्योरम पे आते हैं। थ्योरम आपको पहले याद करनी है। सबसे पहले कौन सी थ्योरम याद करनी है आपको? आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय यानी कि थेल्स प्रमेय आपको याद करनी है, ठीक है। थेल्स प्रमेय क्या होती है? तो इसका कथन आप याद कर लेना, ठीक है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचे तो अन्य दो भुजाओं को क्या कर देती है? समान अनुपात में विभाजित कर देती है, ठीक है। उसके बाद हमारा आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम, ये कथन तो आपको याद ही रखने हैं, ठीक है। तो ये सभी कथन जो भी मैं आपको दे रहा हूँ, ये सभी कथन आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आएंगे, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।